नमस्कार। आज हम मानव शरीर और मस्तिष्क की कुछ बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चालों पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा अपना शरीर और दिमागी हमें कभी-कभी धोखा दे सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी बात की पड़ताल करती है कि कैसे ऐसी चीजें महसूस होती हैं या दिखती हैं जो असल में है ही नहीं। तो आज हम कुछ ऐसे ही मनोवैज्ञानिक भ्रमों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? देखेंगे कि हमारी धारणाएं कैसे बनती हैं और कैसे बदल भी सकती हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहला वो मिरर वाला इल्यूजन, स्ट्रेंज फेस इल्यूजन जिसे कहते हैं। हाँ, मिरर मैनिपुलेशन या स्ट्रेंज फेस इल्यूजन, ये काफी अजीब अनुभव हो सकता है। ये वही है ना, जब कम रोशनी में आईने में लगातार खुद को देखो तो चेहरा बिगड़ा हुआ सा लगने लगता है। हाँ बिल्कुल, आंखें शायद बड़ी लगें, नाक टेढ़ी, ऐसा लगता है जैसे चेहरा पिघल रहा हो या किसी और का हो। हाँ, तो ये सिर्फ हमारा वहम है या इसके पीछे कोई साइंस है? नहीं, ये वहम नहीं है। असल में ये दिमाग के काम करने का एक नतीजा है। अच्छा। हाँ, जब हम कम रोशनी में एक ही चीज पर, जैसे अपने चेहरे पर लगातार ध्यान रखते हैं ना, तो हमारा विजन प्रोसेसिंग सिस्टम थोड़ा थकने लगता है। हाँ, मतलब जानकारी का बार बार दोहराव होता है तो दिमाग कुछ हिस्सों को नजरअंदाज करने लगता है। इसे सेंसरी डिप्राइवेशन कहते हैं। सेंसरी डिप्राइवेशन, ओके। और फिर वो खाली जगहों को भरने के लिए अपनी तरफ से चीजें बनाने लगता है, कल्पना से। अरे वाह, तो सच और कल्पना के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। एक प्रयोग का जिक्र भी है जहां लोगों ने 10 मिनट आईने में देखा। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्हें भूत जैसी शक्लें या पीछे कोई खड़ा है ऐसा महसूस हुआ। सही। तो ये हमारी खुद की छवि पर भी सवाल उठाता है कि हम खुद को कितना सही पहचानते हैं। दिमाग की चालें सिर्फ चेहरे तक ही नहीं है ना, वो फैंटम लिम्ब वाली बात भी तो है। हाँ, फैंटम लिम्ब सेंसेशन, ये भी बहुत अनोखा है। ये तो मैंने सुना है। मतलब किसी का हाथ या पैर कट जाए फिर भी उन्हें उसमें खुजली या दर्द महसूस होता रहता है। बिल्कुल। या भारीपन, जैसे वो अंग अभी वहीं हो। ये कैसे मुमकिन है? अंग तो है ही नहीं। इसकी वजह है दिमाग में बना शरीर का एक अंदरूनी नक्शा। इसे बॉडी स्कीमा कहते हैं। बॉडी स्कीमा? हाँ, अंग कटने के बाद भी दिमाग का वो हिस्सा जो उस अंग से जुड़ा था वो एक्टिव रहता है। अच्छा। तो दिमाग इस बड़े बदलाव को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता और उसे लगता है कि सिग्नल अभी भी आ रहे हैं। ये तो कमाल है। मतलब दिमाग का नक्शा असलियत से अलग हो सकता है। हाँ, और ये सिर्फ अंग कटने पर ही नहीं, कभी कभी स्वस्थ अंग सुन्न हो जाए तो भी हल्का सा ऐसा लग सकता है। तो फिर मैं या मेरा शरीर क्या है अगर दिमाग का नक्शा ही अलग है? यही तो सवाल है। शायद इसीलिए वो मिरर बॉक्स थेरेपी काम करती है। हाँ, जिसमें शीशे से दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि अंग वही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दिमाग की बनाई हकीकत कितनी लचीली है। और इसी से जुड़ा एक और प्रयोग है रबर हैंड इल्यूजन। अच्छा, ये रबर हैंड वाला क्या है? ये मैंने नहीं सुना। ये बड़ा मजेदार है। इसमें एक नकली रबर का हाथ मेज पर रखते हैं और आपका असली हाथ छुपा देते हैं। ठीक है। फिर दोनों हाथों को, नकली और असली वाले को, एक ही समय पर एक ही तरह से सहलाते हैं। एक साथ? हाँ, बिल्कुल एक ही लय में। और कुछ ही मिनटों में पता है क्या होता है? क्या? दिमाग उस नकली रबर के हाथ को अपना मानने लगता है। सच में? रबर के हाथ को दिमाग को इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? हाँ, और ये जुड़ाव इतना पक्का हो जाता है कि अगर कोई उस रबर के हाथ पर सुई चुभाने की कोशिश करे तो व्यक्ति डर के मारे अपना असली हाथ पीछे खींच लेता है। अरे बाप रे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग देखकर मिलने वाली जानकारी और छूकर मिलने वाली सनसनी को मिलाता है और उसके लिए सबसे तार्किक व्याख्या यही बनती है कि ये हाथ मेरा है। वाह, मतलब हमारे अपनेपन की भावना भी बस दिमाग का एक फैसला है। हाँ, जो हालात के हिसाब से बदल सकता है। ये स्वयं की धारणा को हिला देता है। ये तो शरीर की बात हुई। क्या हमारी यादें भी ऐसी बदली जा सकती हैं, झूठी हो सकती हैं? बिल्कुल। यहीं पर फॉल्स मेमोरी इल्यूजन यानी झूठी यादों का भ्रम आता है। झूठी यादें? मतलब ऐसी कोई बात याद आना जो कभी हुई ही ना हो? हाँ बिल्कुल, और वो याद बिल्कुल असली लगती है। जैसे किसी को पक्का याद हो कि बचपन में स्कूल ट्रिप पर बस जंगल में फंसी थी, जबकि वो ट्रिप पर था ही नहीं। पर ऐसा कैसे? यादें तो जो हुआ वही होती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। यादें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जब भी हम कुछ याद करते हैं, दिमाग उसे फिर से बनाता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है। रिकंस्ट्रक्ट? हाँ, और इस प्रोसेस में यादें बदल सकती हैं, उनमें नई चीजें जुड़ सकती हैं या पूरी तरह से नई झूठी यादें भी बन सकती हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा था कि प्रयोगों में लोगों के दिमाग में झूठी यादें डाली भी गई हैं। हाँ बिल्कुल,
जैसे बचपन में मॉल में खो जाने की या गुब्बारे में उड़ने की झूठी यादें, और लोगों ने उन्हें सच मान लिया। ये तो डराने वाला है। अगर हमारी पहचान यादों पर टिकी है और यादें ही झूठी हो सकती हैं, तो हमारी पहचान कितनी असली है? सही कहा। हमारी पहचान शायद उन कहानियों से बनती है जो दिमाग खुद को सुनाता है, और वो कहानियां हमेशा सच हों जरूरी नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ यही है कि हमारी असलियत, हमारा स्वयं, ये सब काफी हद तक दिमाग की व्याख्याएं हैं। हाँ, दिमाग के अंदाजे उसके शॉर्टकट का नतीजा है। जो हम देखते, महसूस करते या याद करते हैं, वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें लगता है। दिमाग एक शानदार कहानीकार है, पर शायद हमेशा भरोसेमंद नहीं। बिल्कुल। अगर दिमाग एक गायब अंग को महसूस करा सकता है, एक रबर के हाथ को अपना सकता है और ऐसी यादें बना सकता है जो कभी घटी ही नहीं, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जिसे हम वास्तविकता या मैं कहते हैं, वो किस हद तक दिमाग का रचा हुआ एक बेहद जटिल मगर कामयाब भ्रम हो सकता है। कैसे हमारा दिमाग असलियत को समझता है और कभी-कभी हमें ही उल्लू बना जाता है। हाँ, वही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ये अनकॉन्शियस गेज रिफ्लेक्स। कभी कभी लगता है ना जैसे कोई घूर रहा हो पीछे से, और मुड़ो तो सच में कोई देख रहा होता है। हाँ, होता है। मुझे तो हमेशा लगता था ये बस कोइंसिडेंस है। ये होता कैसे है असल में? देखिए, ये कोइंसिडेंस से कहीं ज्यादा है। ये असल में दिमाग का एक बहुत पुराना सर्वाइवल का तरीका है। सर्वाइवल मतलब? हाँ, मतलब हमारा दिमाग, हमें पता भी नहीं चलता, और वो लगातार आसपास के चेहरे, उनकी आंखें किधर देख रही हैं, ये सब स्कैन करता रहता है। अच्छा। हजारों साल पुरानी आदत है, शायद शिकारियों वगैरह से बचने के लिए। इंसानी आंखों की बनावट भी मदद करती है इसमें। वो सफेद हिस्सा और पुतली वाला। एग्जैक्टली। यहाँ तक कि कनखियों से भी दिमाग इसे पकड़ सकता। और वो मिरर न्यूरॉन्स का क्या चक्कर है इसमें? सुना है वो भी कुछ करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे दिमाग में वो खास सेल्स होते हैं ना, मिरर न्यूरॉन्स। हाँ। वो हमें दूसरों के एक्शन समझने में मदद करते हैं, और शायद कुछ हद तक उनके इरादे या एहसास भी। तो जब कोई घूरता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं? हाँ, पॉसिबली। वो एक्टिवेट होकर हमें एक हल्का सा सिग्नल देते हैं शायद। तो ये कोई जादू या छठी इंद्री नहीं, दिमाग की वायरिंग है। कमाल है। अच्छा, तो एक तरफ तो दिमाग बिना देखे नजर पकड़ लेता है, हाँ, और दूसरी तरफ हम जानबूझ के देख रहे होते हैं, फिर भी चीज चूक जाती है। हाँ। जैसे वो इनविजिबल गोरिल्ला वाला एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। वो एक्सपेरिमेंट यही दिखाता है कि सिर्फ देखना और ध्यान देना, ये दो कितनी अलग बातें हैं। हाँ, उसमें वो बास्केटबॉल पास गिनने को कहते हैं ना। हाँ, और लोग इतने मगन हो जाते हैं पास गिनने में कि बीच में एक आदमी गोरिल्ला का सूट पहनकर नाचता हुआ निकल जाता है, और ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। सच में, मैंने वीडियो देखी है, यकीन नहीं होता। इसे कहते हैं इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। मतलब ध्यान कहीं और हो तो सामने खड़ी चीज भी अनदेखी रह जाती है। मतलब हम असल में वही देखते हैं जिस पर हमारा ध्यान होता है। हाँ, मोटे तौर पे यही है। बाकी सब दिमाग फिल्टर आउट कर देता है एक तरह से। ये हमारी चेतना की लिमिट्स दिखाता है। तो क्या ये लिमिट्स हमारे फैसलों पर भी असर डालती हैं? जैसे हम क्या पसंद करते हैं? हाँ, यहीं पर वो चॉइस ब्लाइंडनेस वाली दिलचस्प बात आती है। अच्छा, हाँ, बताइए उसके बारे में। उसमें क्या था, 2 चेहरे दिखाए थे? हाँ, लोगों को 2 चेहरे दिखाकर पूछा कौन सा ज्यादा पसंद है। फिर चालाकी से जब वो बताने लगते हैं कि क्यों पसंद है, तो उन्हें वो तस्वीर थमा दी जाती है जिसे उन्होंने चुना ही नहीं था। अरे! और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस अदला बदली को पकड़ते ही नहीं। क्या बात कर लें? और सिर्फ पकड़ते ही नहीं, बल्कि वो उस गलत तस्वीर के लिए कारण बताने लगते हैं, जैसे वही उनकी असली पसंद थी। गजब। मतलब हम अपने ही फैसले को नहीं पहचानते और फिर उसके लिए बहाने बनाते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे फैसले उतने सोचे समझे या तर्क संगत नहीं होते जितना हम मानते हैं। दिमाग गलतियों को छुपाने और अपने किए के पीछे कहानियां गढ़ने में माहिर है, ताकि हमें लगे कि सब कंट्रोल में है। ये तो डरावना भी है थोड़ा। हाँ, मतलब बड़े फैसलों में भी ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं? नौकरी चुनना या कोई साथी चुनना, बाद में हम शायद कहानी गढ़ लेते हो कि यही बेस्ट था, जबकि चुनाव शायद उतना लॉजिकल था ही नहीं। सोचने वाली बात है। अच्छा, और एक आखिरी चीज, ये अधूरी बातें या काम दिमाग में क्यों अटक जाते हैं? जैसे कोई गाना बजता रहता है, ये ज़ायगानिक इफेक्ट क्या बला है? हाँ, ये बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है। ज़ायगानिक एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने नोटिस किया कि कैफे में वेटर उन ऑर्डर्स को ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं जो भी सर्व नहीं हुए हैं। अच्छा। बजाय उनके जो पूरे हो गए। हाँ, उनका सिद्धांत था कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को एक तरह के ओपन लूप की तरह देखता है, एक टेंशन रहती है उसे बंद करने की।
ओह अच्छा, तो इसीलिए कोई अधूरा काम या कोई अनसुलझी बात हमें बार बार याद आती रहती है, बेचैन करती है। बिल्कुल, जब तक वो काम बंद नहीं होता, पूरा नहीं होता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सामने लाता रहता है। ये टालम टोल से भी जुड़ा होगा फिर, प्रोक्रेस्टिनेशन? हाँ, काफी हद तक। लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। कैसे? किसी बड़े काम को बस शुरू कर देना, पहला छोटा सा स्टेप ले लेना, इससे दिमाग उसे अधूरा मार्क कर देता है और फिर उसे पूरा करने के लिए मोटिवेशन देता है। अरे वाह, ये तो अच्छी ट्रिक है। हाँ, तो अगली बार कुछ भारी लगे तो बस शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज हमने देखा कि कैसे दिमाग अनजाने में नजरें पकड़ता है, कैसे ध्यान न हो तो गोरिल्ला भी गायब हो जाता है। हाँ, और कैसे हम अपने ही चुनाव को भूलकर उसका बचाव करने लगते हैं। और कैसे अधूरे काम दिमाग पर हावी रहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट की वजह से। सही। और ये सब बातें मिलकर एक काफी बड़ा सवाल खड़ा करती हैं, है ना? क्या सवाल? यही कि अगर हमारा दिमाग असलियत को ऐसे समझता है, उसे अपने हिसाब से बनाता है, बदलता है, धोखा देता है, तो हम अपनी खुद की समझ, अपनी यादों, अपने अनुभवों पर कितना भरोसा कर सकते हैं? जो हम सच मानते हैं वो कितना सच है, ये सोचने वाली बात है। जरूर। तो पहली चीज है चॉइस सपोर्टिव बायस। चॉइस सपोर्टिव बायस, ये क्या होता है? ये वो आदत है, मतलब हम अपने फैसलों को, खासकर जो मुश्किल से लिए हों, बाद में सही ठहराने लगते हैं। अच्छा, जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, मान लीजिए 2 नौकरियों का ऑफर था, एक में पैसा ज्यादा, दूसरी में माहौल अच्छा। अब जिसने पैसा चुना वो बाद में सोचेगा, ये सही किया। हाँ, कि भाई माहौल तो बनता बिगड़ता रहता है, पैसा ज्यादा जरूरी है, और जिसने माहौल चुना वो कहेगा पैसे का क्या है, मन का सुकून जरूरी है। हाँ, समझ गई। बिल्कुल, ये हमें संतुष्ट रखता है एक तरह से। पर इसका एक नुकसान भी तो है। क्या हम अपनी पसंद की कमियों को अनदेखा करने लगते हैं? हाँ, ये हो सकता है, और फिर सीखने का मौका चला जाता है। अच्छा, और ये भी सुना है कि हम किसी फैसले से जितने इमोशनली जुड़े होते हैं, जी, ये आदत उतनी ही पक्की हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। जितना ज्यादा भावनात्मक निवेश, उतना ये बायस मजबूत। तो सोचने वाली बात है कि क्या हम फैसले लेते हैं या हमारे फैसले ही हमें बनाते हैं? खैर। सही कहा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और वहम है स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट? जैसे हम पर कोई स्पॉटलाइट हो? हाँ, बिल्कुल। ये वो सोच के लोग हमारी गलतियों पर, हमारे कपड़ों पर, हमारी हरकतों पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओह, जबकि असल में शायद कोई नोटिस भी नहीं कर रहा होता। हाँ, काफी हद तक। एक प्रयोग हुआ था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को अजीब सी टी शर्ट पहनाकर भेजा। उन्हें लगा कि कम से कम आधे लोगों ने तो पक्का नोटिस किया होगा, पर असल में मुश्किल से 20-25% लोगों ने ही ध्यान दिया था। अरे वाह, मतलब ज्यादातर लोग अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। हाँ, अपनी चिंताओं में व्यस्त। तो अगली बार अगर कॉफी गिर जाए शर्ट पर तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? ये जानने से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल, वो लोग क्या सोचेंगे वाला डर अक्सर बेवजह बड़ा होता है। अच्छा, अगला क्या है? अगला है एम्पैथी गैप। ये थोड़ा पेचीदा है। एम्पैथी गैप, भावनाओं का फासला। हाँ, मतलब जब हम किसी खास भावना को महसूस नहीं कर रहे होते, जैसे मान लीजिए हम शांत हैं, तो हम उस भावना की शिद्दत को नहीं समझ पाते जब वो किसी और पर गुजर रही हो, जैसे गुस्सा या गहरा दुख। हाँ, ये होता है। जैसे किसी दोस्त का दिल टूटा हो तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे सब ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा बस। बिल्कुल, पर जब वही चीज खुद पर बीतती है तो वो दर्द, वो बहुत गहरा लगता है। ये तो रिश्तों में बहुत गलतफहमियां पैदा कर सकता है। जैसे माता पिता शायद भूल जाते हैं कि टीनेज में कितना इमोशनल प्रेशर होता है। सही। या डॉक्टर शायद मरीज के दर्द को उतना गंभीर ना समझे जितना वो असल में है। ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, ये अनुभव का फासला है। जी बिल्कुल, अनुभव का गैप है। तो इसे कम कैसे करें? क्या कोई तरीका है? सबसे अच्छा तरीका तो अनुभव ही है, पर ध्यान से सुनना, दूसरे की भावनाओं को गंभीरता से लेना, उससे भी ये गैप थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, और क्या है हमारे पिटारे में? एक और दिलचस्प चीज, सिमेंटिक सेसेशन। सिमेंटिक सेसेशन, ये कैसा नाम है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक ही शब्द को, जैसे नीला, बार बार दोहराएं और थोड़ी देर बाद वो सिर्फ एक आवाज लगने लगे, उसका मतलब जैसे गायब हो जाए? हाँ, बिल्कुल, कई बार हुआ है। ऐसा लगता है जैसे शब्द का मतलब ही थक गया हो। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए कि हमारे दिमाग का जो हिस्सा शब्दों के अर्थ समझता है, वो सिस्टम थक जाता है लगातार एक ही इनपुट से। अच्छा। और वो अस्थायी रूप से उस शब्द से जुड़ा मतलब प्रोसेस करना बंद कर देता है। ये भाषा के ओवरलोड से बचने का एक तरीका है। वाह,
और ये सिर्फ शब्दों के साथ होता है या? नहीं, ये बड़े विचारों के साथ भी हो सकता है, जैसे आजादी या प्यार। अगर इन शब्दों को भी लगातार दोहराया जाए तो वो अपना भावनात्मक वजन खो सकते हैं। अच्छा, जैसे नारे या विज्ञापन बार बार सुनने से उनका असर कम हो जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। ये दिखाता है कि मतलब कितना नाजुक है। बात तो है। अच्छा, अब उस उलझन की बात करते हैं जो बहुत सारे विकल्पों से होती है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। हाँ, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस मतलब जब बहुत सारे विकल्प होते हैं। हाँ। जैसे सुपरमार्केट में 30 तरह के जैम। हाँ, तो चुनना मुश्किल हो जाता है, और जो चुन लिया उससे भी पूरी खुशी नहीं मिलती। बिल्कुल, क्योंकि दिमाग सोचता रहता है कि कहीं वो दूसरा वाला ज्यादा अच्छा तो नहीं था। छोड़े गए विकल्पों का अफसोस। आजकल तो हर चीज में इतने ऑप्शन हैं, करियर, पार्टनर, सब में आजादी तो है पर चिंता भी बढ़ती है। हाँ, चुनाव का बोझ। इसीलिए कभी कभी कम विकल्प होना ज्यादा सुकून देता है। सही कहा, जिंदगी थोड़ी हल्की लगती है। अच्छा, अब एक और गहरे अनुभव पर आते हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, हाँ, ये वो अजीब सा एहसास है जब लगता है कि हम अपने शरीर या ख्यालों से मतलब अलग हो गए, जैसे खुद को बाहर से देख रहे हो। ये कब होता है? ये अक्सर बहुत ज्यादा तनाव में या किसी सदमे के बाद या बहुत ज्यादा थकान में होता है। ये दिमाग का एक बचाव का तरीका है। बचाव का तरीका कैसे? जैसे दिमाग कह रहा हो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो थोड़ी दूरी बना लेते हैं। कुछ ध्यान की तकनीकों में, जैसे विपश्यना में, हाँ, इसी तरह की स्थिति को साधा जाता है। अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनमें उलझे एक साक्षी की तरह देखना, ऑब्जर्वर मोड। दिलचस्प। लेकिन अगर ये बिना चाहे होने लगे या आदत बन जाए तो क्या ये जिंदगी से एक तरह का अलगाव या कटाव नहीं पैदा कर सकता? हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा या अनियंत्रित हो तो ये दिक्कत दे सकता है। और ये सवाल भी मन में आता है कि अगर हम खुद को बाहर से देख सकते हैं तो फिर देखने वाला कौन है, और जिसे देखा जा रहा है वो कौन है? ये बहुत गहरा सवाल है, आत्मा और चेतना की प्रकृति से जुड़ा हुआ। अच्छा, और आखिरी क्या है? आखिरी में बात करते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन की। फ्रीक्वेंसी इल्यूजन मतलब किसी चीज के बार बार दिखने का भ्रम। हाँ, आपने गौर किया होगा कि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं या खरीदते हैं, मान लीजिए कोई नया शब्द या किसी खास रंग की कार, हाँ, तो अचानक वो आपको हर जगह दिखने लगती है। हाँ, बिल्कुल। लगता है जैसे अचानक दुनिया में वो चीज बढ़ गई है। पर असल में वो बढ़ती नहीं है, वो चीज उतनी ही होती है, बस हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन उस पर ज्यादा जाने लगती है। ओह, तो ये सिर्फ हमारे ध्यान का खेल है। जी, दिमाग सिलेक्टिव होता है। जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है वो हमें ज्यादा दिखने लगती है। इससे ये भ्रम हो सकता है कि कोई पैटर्न है या कोई संकेत मिल रहा है, जबकि शायद ऐसा कुछ ना हो, ये बस हमारा दिमाग है जो उस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि हमारी जो दुनिया की समझ है, हमारी परसेप्शन, वो जरूरी नहीं कि बाहरी हकीकत से पूरी तरह मेल खाती हो। तो कुल मिलाकर ये सारी मानसिक चालें ये दिखाती हैं कि हमारा दिमाग कैसे हकीकत को हमारे लिए एक तरह से बनाता है, कभी कभी तोड़ मरोड़ कर भी। हाँ, हमारी यादें, हमारे तर्क, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि भाषा का अर्थ भी उतना पक्का नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो क्या हमें निराश होना चाहिए ये जानकर? नहीं, मुझे लगता है निराश नहीं, बल्कि ये तो खुद को बेहतर समझने की दिशा में पहला कदम है। ये मानना कि हम कितना कम जानते हैं हमें और जानने के लिए प्रेरित करता है। जी, ये भ्रम हमारे अंदर की उन छिपी हुई परतों को दिखाते हैं जो हमें हम बनाती हैं। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर हमारा मन ही हमें इस तरह के धोखे दे सकता है, अगर हमारी यादें गढ़ी जा सकती हैं, और अगर हम खुद से अलग होकर खुद को देख सकते हैं जैसे डिसोसिएशन में, तो फिर ये मैं जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वो असल में है क्या? क्या ये कोई ठोस स्थिर चीज है या बस चेतना का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह? इस पर सोचिएगा जरूर।